स्वागत है दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार अपडेट्स में। जैसे कि आपको मालूम है कि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। आज 30 जनवरी है, 15-16 दिन बाकी हैं एग्ज़ाम में। अभी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे 10th क्लास में 95% और 10 CGPA मैंने स्कोर किया था। आई विल शेयर सम टिप्स विद यू सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन योर एग्ज़ाम। मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले जो मेजर टिप्स है कि कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आप कर सकते हैं, आप मार्क्स ला सकते हैं। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपका इफ़िशियंसी वैसे ही कम हो जाएगी। जो दूसरा टिप्स है वो है स्लॉट वाइज स्टडी। आप स्लॉट में स्टडी कीजिए। जैसे 3 घंटे का आपका पेपर होता है तो 3-3 घंटे के स्लॉट बनाइए, एटलीस्ट 3 स्लॉट्स आप लोग बनाइए। 9 आवर स्टडी, सेल्फ स्टडी कीजिए। फिर तीसरा टिप्स है स्मार्ट लर्निंग। स्मार्ट लर्निंग आप कैसे करेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 चारों पॉइंट्स के बारे में कि कैसे आप इन पॉइंट को अपनी स्टडी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे आपका स्कोर इंक्रीज हो। चौथा जो पॉइंट है वो स्मार्ट आंसर राइटिंग। कैसे आप एक अच्छा आंसर लिखें जिसमें आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिलें। इवन आपने कम पढ़ रखा है उसके बाद भी आप कैसे अपने आंसर को मॉडिफाई करें कि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। तो चलिए 1 बाय 1 हम देखते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंस। तो रोल ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का क्या रोल होता है हमारे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। सबसे पहला जो कॉन्फिडेंस का इफेक्ट पड़ता है वो आपकी इफ़िशियंसी पे पड़ता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आपकी इफ़िशियंसी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगी। इफ़िशियंसी मीन्स अगर आपने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो 10 में से 9, 8 और 10 भी सही हो सकते हैं, पूरे भी सही हो सकते हैं आपकी। मीन्स 80 to 90% इफ़िशियंसी और 100% इफ़िशियंसी इफ़ यू हैव स्टडीड समथिंग बिफोर द एग्ज़ाम। इफ़िशियंसी आपकी कॉन्फिडेंस पे बहुत मैटर करती है। दूसरा है अवॉइड मिस्टेक। आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन में कुछ पूछा आपने, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, कुछ और लिख दिया, वो होती है जब आप होपलेस होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो उससे क्या होता है कि आप अच्छा क्वेश्चन आपसे आता है वो भी आप गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, कॉन्फिडेंस रखना आपको अपने आप पे। आपने कम पढ़ा है उसके बाद भी कॉन्फिडेंस रखना है कि अभी 15 दिन है, 15 दिन में काफ़ी कुछ हो सकता है। तीसरा है एक्टिव सबकॉन्शियस माइंड। जब आप कॉन्फिडेंस होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। कुछ चीज़ें आपको नहीं भी पता होती हैं या आपने एक बार पढ़ी होती हैं, रिवीजन उनका ज़्यादा नहीं किया होता, उसके बाद भी आप रिकॉल कर पाते हैं ईजिली और आप आंसर लिख पाते हैं। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं सिलेबस वाइज स्टडी। तो सिलेबस वाइज स्टडी का क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं जब हम सिलेबस वाइज पढ़ते हैं। सपोज़ कीजिए आपका पेपर 9 से 12 है, 3 घंटे का, या जो भी टाइमिंग है आपका 3 घंटे का पेपर है, तो आप डेली जो भी टाइमिंग है आपके पेपर का उस टाइम आपको डेली इन 15 दिनों में डेली पढ़ना है। बाकी टाइम में चाहे आप कुछ रेस्ट कर लें या कुछ फिजिकल स्पोर्ट्स वगैरह खेलें, थोड़ा बहुत जो भी आप खेलते हो डेली, लेकिन जो 3 घंटे आपके पेपर होने वाला है वो 3 घंटे आपको डेली पढ़ना है सेम टाइम पे, क्योंकि आपका माइंड फिर उसी तरह से एक्टिव रहेगा। जब आप एग्ज़ाम वाले दिन जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एग्ज़ाम में नहीं, जैसे आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो आप एक्टिव रिकॉलिंग स्लोट वाइज स्टडी आपकी स्लोट वाइज पढ़ेंगे तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा उस सेम टाइम पे। जो टाइम आपका होने वाला है 9 to 12 है या आपका 2 to 5 है, जो भी आपका टाइम है तो उस टाइम आप ज़रूर पढ़ें। अगला है माइंड एक्टिव। आपका माइंड एक्टिव रहेगा सेम टाइम पे। जैसे मैंने बताया आप सेम टाइम पे पढ़ेंगे तो जिस टाइम आपका पेपर होगा तो आपका माइंड जो है अच्छे से काम करेगा। तीसरा है 3 आवर हैबिट। कुछ बच्चों की क्या होती है कि नहीं पढ़ते हैं टाइम से, पहले से नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें 3 घंटे बैठने की आदत नहीं होती, बीच में एकदम उठने की वो होती है। तो आप इन 15 दिन में अगर स्लॉट वाइज पढ़ेंगे 3-3 घंटे के स्लॉट्स में, तो आपको 3 घंटे बैठने की हैबिट हो जाएगी। ईजिली आप अच्छा पेपर लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद है जो हमारा अगला पॉइंट है स्लॉट वाइज स्टडी के बाद हमारा हुआ थर्ड पॉइंट स्मार्ट लर्निंग। स्मार्ट लर्निंग में क्या है, आप कैसे याद कर सकते हैं कोई आंसर। सपोज कीजिए कोई लॉन्ग आंसर है, आपको याद नहीं हो रहा, तो आप उसके निमोनिक्स बनाइए। निमोनिक्स बना लीजिए आप शॉर्ट फॉर्म में, एक कीवर्ड बना लीजिए, कोड वर्ड बना के, कीवर्ड बना के आप याद कर सकते हैं उसे। और फिर भी आपको याद नहीं हो रहा तो आप लिख के याद कीजिए आंसर्स को, ब्रेक कर करके शॉर्ट फॉर्म में ब्रेक कीजिए उसको
उस तरह से आप याद कीजिए। जब आप इस तरह से याद करेंगे तो आप ईजिली रिकॉल कर पाएंगे वहाँ पे, और आपको मेमोरी पावर भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपकी लर्निंग पावर अच्छी हो जाएगी। तो स्मार्ट तरीके से लर्न करने की कोशिश कीजिए। अगर आप रट्टा मत मारिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रट्टा मार के इतना सिलेबस है आप रट नहीं सकते। तो उससे बेहतर है आप कुछ रटिए भी और कुछ आप निमोनिक्स वगैरह से स्मार्ट तरीके से याद कीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है स्मार्ट आंसर राइटिंग। तो आप स्मार्ट आंसर राइटिंग के लिए आपको फ्लो चार्ट वगैरह से याद कीजिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं तो आप फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हैं। आपने यहाँ पे हेडिंग लिखा, सपोज कोई भी हेडिंग आपका हुआ, यहाँ आपने डाला फोटोसिंथेसिस आया तो यहाँ फोटोसिंथेसिस वगैरह, फिर आपने उसके इस तरह से पॉइंट बनाए, 4 पॉइंट या 5 पॉइंट जो भी आप बनाएं, तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना के अपना आंसर लिख सकते हैं। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। पहले आपने डेफिनेशन लिख दी सपोज यहाँ, उसके बाद ये फ्लो चार्ट बनाया, फिर आपने लिखा कुछ, फिर आपने इस तरह से पॉइंट वाइज लिखा। तो इससे क्या है, आपके मार्क्स ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। सो टीचर की जो है एकदम उस पर निगाह पड़ती है। आपके फ्लो चार्ट आप याद रखें, फ्लो चार्ट में कोई भी गलती नहीं करें, फ्लो चार्ट आप सही बनाएं, सही पॉइंट्स लिखें उसमें। दूसरा डायग्राम, क्वेश्चन देखिए आप, अगर क्वेश्चन में डायग्राम आप डाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में तो कोशिश कीजिए उसमें डायग्राम डालें। हर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं डलता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं कि उसमें आप डायग्राम बना सकते हैं। तो डायग्राम बनाएं, आप कोई भी डायग्राम बनाएं, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर से, तो आप कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आ जाता है तो ट्रांसफॉर्मर आप बनाइए उस तरह से, स्टेप डाउन स्टेप अप जो भी ट्रांसफर उस तरह से। फिर है अपना पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है। पॉइंट वाइज से आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और ईजिली वो टीचर के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है, और आपको मार्क्स भी उस पर स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। इसमें आपने कोई क्वेश्चन लिखा उसके इस तरह से आप पॉइंट बना के लिखिए, 1.2 5 6 पॉइंट आप जब डालेंगे किसी यहाँ क्वेश्चन में, तो आपके 6 पॉइंट्स में से अगर 4 भी पॉइंट सही हैं तो आप सही पॉइंट जो आपसे एग्जैक्ट पता है वो ऊपर से लिख के आइए, नीचे जो आप बनाना चाह रहे हैं खुद से बना रहे हैं वो लिखिए। तो पॉइंट्स आपके उस पर मार्क्स मिलेंगे आपको, और आप देखना कि मार्क्स ज़्यादा बेहतर मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप इस तरह से करेंगे तो। फिर हम देखते हैं मेजर थीम्स कि हमें क्या क्या मेजर चीज़ों पे ध्यान देना है मार्क्स लाने के लिए। अगर हमने 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट तो वो होते हैं कि इन्होंने सब कुछ पढ़ा है, एक 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने सब पढ़ रखा है, एक वो हैं जिन्होंने 50% पढ़ा है, एक वो हैं जिन्होंने 20-25% पढ़ा है, और जो अभी 20-25% पढ़ा है, 10% पढ़ा है, और अभी 15 दिन में वो लास्ट दिन खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो लीजेंड भी कहते हैं खुद को कि हम लीजेंड हैं, पढ़ते नहीं हैं। सभी तरह के स्टूडेंट होते हैं। तो हम सबके तीनों टाइप के, एक जो फर्स्ट वाले हैं वो तो कर ही लेंगे, सेकंड वाले और थर्ड वालों को माइंड में रखते हुए जो है ये वीडियो बनाई गई है। सो आपको जो ध्यान देना है, जो मेजर थीम है आपकी NCERTs, सबसे ज़्यादा आपको NCERTs पे ध्यान देना है। NCERTs कंप्लीट करनी है। फिर आपको PYQ, जितने भी PYQ 3 साल, कम से कम 4-5 साल के PYQ आपको एक बार देख लेने हैं। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस टाइप का आता है, क्वेश्चन पेपर किस टाइप के आते हैं, क्या पैटर्न रहता है। फिर आप उसी तरीके से तैयार रहेंगे। कुछ मॉक्स, फिर आपके पास अगर टाइम है तो आप कुछ मॉक्स लगा लीजिए, मॉक्स 1-2 मॉक्स, ज़्यादा मॉक्स नहीं लगाइए। मॉक पेपर ज़्यादा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है इतना। मेन चीज़ है कि आपके PYQ सारे होने चाहिए। NCERT आपने कई बार पढ़ रखी हो, कई बार उसका रिवीजन कर रखा हो, उसी से आपका सर हो जाएगा। और NCERT की एक्सरसाइजेस, जितनी भी एक्सरसाइज हैं NCERT में पीछे जो दी हैं, वो सब एक्सरसाइजेज आप ज़रूर करके जाएं। एक बार नहीं, 2 या 3 बार कर लें NCERT की एक्सरसाइज। उससे क्या, एक बार NCERT का चैप्टर पढ़ें, फिर पीछे एक्सरसाइज करें, फिर कुछ क्वेश्चन के आप आंसर दे पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे, फिर दोबारा से वापस उनके आंसर देखें। इस तरह से आपके काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। और कुछ एडिशनल बुक्स भी आती हैं NCERTs के साथ साथ, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, वरना इतना इसमें रिक्वायर्ड नहीं है 10th क्लास में। 12th में रिक्वायर्ड होती हैं एडिशनल, 10th में तो आपका NCERTs काफ़ी है। फिर जो लास्ट इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंट है वो है रिवीजन। आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, रिवाइज। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। और आप ऐसे नहीं कि आप सिर्फ वीडियो लेक्चर आपने स्टार्ट कर दिया और देखते चले जा रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ लें, साइंस पढ़ लें सपोज, तो साइंस जब आप पढ़ लें तो साइंस के क्वेश्चन पढ़ने के बाद लिख के भी देखिए। चाहे आप आधे 3 पॉइंट्स लिख के देखिए किसी क्वेश्चन के, पूरा मत लिख के देखिए, 4 लिख के देखिए, बहरहाल लिख के ज़रूर देखिए। उससे आपको पता चलेगा
क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है सब हमसे आता है, लेकिन जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो 50% 40% इम्प्लीमेंट हो पाता है। एंड जब हम लिख के हम याद करते हैं तो वो 70% हमारी इफ़िशियंसी, जैसे कि रिसोर्सेज में बताया गया स्टडी में कि लिख के आपके 70% याद होता है, देख के 20 से 25% और सुन के उससे थोड़ा कम। तो इस तरह से आप जितना ज़्यादा लिख के पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। तो लिख के भी पढ़िए, उसके साथ साथ आप याद भी कीजिए। बस यही सब था आज का वीडियो। और अगला जो वीडियो होगा वो मैं डिस्कस करूँगा कि लास्ट 15 डे स्ट्रेटजी, लास्ट के 15 दिन क्या स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करेंगे जिससे आप सिलेबस अगर नहीं हुआ है तो ख़त्म कर सकें, मार्क्स कैसे इंप्रूव करें। तो लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी आई विल शेयर विद यू सून।